नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल कुमार फ्रॉम FB4I क्लासेस मानसरोवर जयपुर से। बेटा हमने पिछली क्लास में हमने सेट थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। जो भी हमने मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था वो कर लिया था। मैं आपको पहले बता दूं, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सेट रिलेशन फंक्शन। हिंदी मीडियम में इनको बोलते हैं समुच्चय, संबंध एवं फलन। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में हमने डिस्कस किया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अगर दो सेट, दो समुच्चय है तो उनके एलिमेंटों का एक दूसरे के साथ किस तरीके से पेयर बनता है, ऑर्डर्ड पेयर बनाना सीखा था। उसी को हमने क्या बोला था, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला था कि किस एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंटों के साथ कितने रिलेशन स्टेबल कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में अपन ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिखते थे। ये जो पहला एलिमेंट आता था इसको बोलते थे फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो सेकंड एलिमेंट आता था इसको बोलते थे सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रिलेशन एंड देयर टाइप्स। रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध और उनके प्रकार। तथा अब देखते हैं हम बेटा, अब दो सेट हमारे पास है। एक सेट का एलिमेंटों का दूसरे सेट के एलिमेंटों के साथ किस तरीके से कोई ऑर्डर पेयर बनता है, किस तरीके से कोई रिलेशन स्टेबल होता है, ये हम देखने वाले हैं। और जितने अलग अलग तरीके के रिलेशन स्टेबल होंगे तो उनके रिलेशंस के टाइप्स भी अलग अलग होंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेशन एंड देयर टाइप्स। हिंदी में बोलते हैं इसको संबंध तथा उसके प्रकार। ये बात मैं बता दूं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहने वाली है हमारी क्लासें। मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अब से हर क्लासेस मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बनाऊंगा। हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी, सिर्फ शब्दों को क्या बोलते हैं वही यूज करेंगे हिंदी में। उसके अलावा सब कुछ हम किस में पढ़ेंगे, इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए कोई ज़्यादा लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। बेटा सबसे पहले देखो आपके सामने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब संबंधों के प्रकार, रिलेशंस के टाइप। पहला रिलेशन आता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लिख देता हूं, इसको बोलते हैं रिक्त संबंध। क्या बोलते हैं बेटा, इसको रिक्त संबंध बोलते हैं सर। संबंध का मतलब होता है कि अपना एक सेट के एलिमेंटों का दूसरे सेट के एलिमेंटों के साथ किस तरीके से कोई रिलेशन स्टेबल हुआ है वो देखना। चलो बेटा, एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध को क्या बोलते हैं, एन एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। अगर आपको कहीं एम्प्टी रिलेशन की जगह क्या वर्ड दिख जाए, वॉइड। वॉइड का मतलब भी क्या होता है, खाली। एम्प्टी का मतलब भी क्या होता है, खाली। और नल, NULL, नल का मतलब भी क्या होता है, खाली। तो इसका मतलब एक ऐसा रिलेशन, एन एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन इज वन, एक ऐसा इन विच देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट। कि मतलब दो सेट के एलिमेंटों के बीच में कोई भी रिलेशन स्टेबल नहीं हो सकता। उस सेट को क्या बोलते हैं, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। जैसे एग्जांपल सुनो, सेट मेरे पास है 1 2 3। तो मैंने सेट ए लिया, उसमें 3 एलिमेंट लिए 1 2 3। अब मैंने एक इस सेट के एलिमेंटों को लिख दिया। अब मैं क्या एक वॉइड रिलेशन स्टेबल करता हूं, कैसे कि आप इसमें से क्या करो, x और y। बेटा मैं दो नंबर ले लेता हूं, x और y इसमें से कंसिडर करना है, मतलब आपको इसमें से ही नंबर को यूज करना है। और मोड x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाए 8। बेटा एक बात बताओ, मोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। हिंदी में बोलते हैं मापांक फलन। मॉड्यूलस फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मापांक फलन। इंग्लिश वाले बच्चे याद रखना मॉड्यूलस फंक्शन। बेटा ये लिखा हुआ है मोड x माइनस 1 इक्वल्स टू 8। अगर x और y अगर मैं इस सेट A में से उठाता हूं, मतलब इस सेट के एलिमेंट को पिक करके देखता हूं, तो 1 x ले लिया मैंने, x इक्वल्स टू लिया मैंने 1 और y इक्वल्स टू लिया मैंने 2। तो बेटा 1 माइनस 2 कभी भी 8 के बराबर होगा क्या, नहीं सर। 3 माइनस 2 भी कभी 8 के बराबर होगा, नहीं सर। 3 माइनस 1 कभी 8 के बराबर होगा, नहीं सर। तो ये एक रिलेशन है मोड x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 इफ x एंड y बिलोंग्स टू सेट A 1 2 3। अगर x और y 1 2 3 में से लूं तो किन्हीं भी दो नंबरों का डिफरेंस का मोड, क्या बोला सर ने, किन्हीं भी दो नंबरों के डिफरेंस,
डिफरेंस का मॉड्यूलस 8 के बराबर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो मतलब कोई रिलेशन स्टेबल नहीं हो सकता। किसी सेट के एलिमेंटों के बीच में कोई रिलेशन स्टेबल नहीं होता। उस रिलेशन को सर ने क्या बताया था? एम्प्टी रिलेशन बताया था, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रिक्त संबंध बोलते हैं। आई होप आपको एम्प्टी रिलेशन ये एग्जाम्पल से समझ में आ चुका है कि अगर मैं सेट ए में से कुछ एलिमेंटों को उठाऊं और किन्हीं भी दो एनी टू नंबर्स का डिफरेंस कभी भी 8 के बराबर नहीं आएगा अगर एलिमेंट 1 2 3 हो तो। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला रिलेशन एम्प्टी रिलेशन आपको समझ में आ चुका है। बेटा नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है एक यूनिवर्सल रिलेशन। बेटा नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल मतलब सारा सब कुछ मतलब जो सेट है उसके सारे एलिमेंटों का हर किसी एलिमेंट से कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। हिंदी में इसको लिखते हैं सार्वत्रिक संबंध। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। अगर कहीं आपके सामने लिखा हुआ जाए सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब भी क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन ही होता है। तो सुनो आगे, अ यूनिवर्सल रिलेशन। बेटा देखो जब एम्प्टी रिलेशन था तो कोई रिलेशन नहीं था, उसको सर ने क्या बोला था? वॉइड रिलेशन। अब हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब यूनिवर्सल मतलब कंप्लीट मतलब फुल, तो इसको फुल रिलेशन भी बोलते हैं। अ यूनिवर्सल इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, एक ऐसे रिलेशन का टाइप होता है इन विच जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब सेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से खुद से ही जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन या फिर फुल रिलेशन बोलते हैं। हिंदी में सार्वत्रिक संबंध या सार्वभौमिक संबंध भी बोलते हैं। समझ लो कि आपके पास ए बी और सी 3 नंबर है। मान लेता हूं सर अभी पिछला एग्जांपल आपने समझाया था ना 1 2 3 ले लिया। अब मैं एक आपके सामने रिलेशन लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं रिलेशन आपके सामने x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। बेटा आपको अभी बताया कि इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं मापांक फलन। बेटा मॉड्यूलस फंक्शन की क्वालिटी ये होती है कि ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। नेगेटिव मतलब जीरो से छोटी वैल्यू नहीं देता है। क्या सर ये जीरो देता है क्या? हाँ सर, जैसे मान लो कि अगर मैं लिखूं मोड माइनस 2 कितना होगा? 2। मोड माइनस 3.1 कितना होगा? 3.1। अगर सर आपके सामने लिखते हैं मोड 0 कितना होगा, तो बेटा ये 0 ही होगा। सर मतलब ऐसा कोई फंक्शन जो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही देता है उसको हम मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं। आगे वाले आने वाले हमारे 2-3 वीडियोस 2-3 क्लासेस के बाद में क्या हम फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम जितने भी दुनिया जहान के फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है, तो आप बने रहिए। तो आपके सामने एक रिलेशन लिखा हुआ है 1 2 3 3 सेट के एलिमेंट है और आपको मैंने रिलेशन लिख के दिया है, सॉरी ये 0 से बड़ा होगा, यहाँ पे ये 0 से बड़ा, मोड x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। बेटा आप किन्हीं भी 2 नंबरों को उठाओ यहाँ से और उनका डिफरेंस करके उनका मॉड्यूलस कर दो। जैसे एग्जांपल के मैं 3 और 1 लेता हूँ, तो 3 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। हाँ सर, 2 0 से बड़ा ही होता है। आ गया समझ में? मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन या फुल रिलेशन बोलते हैं। आई होप आपको अब तक हमने पढ़ा है वॉइड रिलेशन या फिर नल रिलेशन या फिर जीरो रिलेशन भी बोलते हैं, और सेकंड अपन ने क्या पढ़ा है? यूनिवर्सल रिलेशन, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध या सार्वभौमिक संबंध। अब हम आगे बढ़ते हैं रिलेशंस के टाइप में। थर्ड हमारा रिलेशन का टाइप आता है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं एकक संबंध। एकक संबंध, आइडेंटिटी नाम से पता चल रहा है ऐसा रिलेशन जिनकी आइडेंटिटी मतलब कोई यूनिक पहचान हो। आई बात समझ में? आगे बढ़ते डेफिनेशन। इन एन आइडेंटिटी रिलेशन, एक आइडेंटिटी रिलेशन में एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। सिर्फ अपने आप से ही संबंध रखे, सिर्फ अपने आप से ही संबंध रखे। अगर मैं ऑर्डर पेयर बनाऊं ए बी
तो ये सेट ए का सेट बी, तो ए बी मतलब ए से ही जुड़ना चाहिए, बी से ही जुड़ना चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। आपको मैं और अच्छे से समझाता हूँ, इस एग्जांपल को देखो, क्योंकि हम अब हमारी यहाँ पे क्या आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। ऐसे रिलेशन के टाइप आएंगे जिससे 12th बोर्ड में पहले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेंस के अंदर बहुत बार थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको बेटा इन रिलेशंस की, इन फंक्शंस की डेफिनेशन नहीं पता होगी, मतलब अगर परिभाषा नहीं पता होगी, तो आप इनका आंसर देना, देखो आंसर तो आप दे दोगे, रट के भी जा सकते हो, बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो मानो कि मेरे पास सेट ए है जिसमें ए बी और सी, इस तरीके से मैं आपके सामने अपना सेट ले लेता हूं, ए बी और सी एलिमेंट लिया। अब मेरे का सेट ए के हर एलिमेंट को उसके अपने आप से इटसेल्फ मतलब होता है खुद से जुड़ना। खुद से जुड़ने के लिए सर मैं वापस सेट ए ही लेना पड़ेगा। अब देखो मैं ए को ए से जोड़ सकता हूं, बी को बी से जोड़ सकता हूं और सी को सी से जोड़ सकता हूं। जब हम ए लेंगे, बी लेंगे और सी लेंगे, तब जो एक रिलेशन का टाइप आएगा उस रिलेशन को सर ने क्या बोला था? आइडेंटिटी रिलेशन बोला था। अगर देखो मैं यहां से ए बी भी ले सकता हूं, ए सी भी ले सकता हूं, तो ए बी ए सी, फिर मैं ले सकता हूं बी ए बी सी, फिर मैं क्या ले सकता हूं? सी ए सी बी। बेटा ये जो ऑर्डर पेयर है ये मेरे आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं आएंगे। आई बात समझ में? कौन से एलिमेंट, कौन से ऑर्डर पेयर आइडेंटिटी रिलेशन में आएंगे? जिसमें पहला कोऑर्डिनेट, मतलब पहला कोऑर्डिनेट ये वाला का इमेज मतलब अपने आप से ही जुड़ा हुआ हो। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका है अब तक कि हमने वॉइड रिलेशन पढ़ा है, हमने यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा है, हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा है। वॉइड रिलेशन का मतलब ऐसे सेट के एलिमेंटों का किसी से कोई संबंध नहीं हो, उसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन। ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट सबसे जुड़े हुए हो, हर एलिमेंट का हर किसी से कोई रिश्ता बना रखा हो, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल की बातें, यूनिवर्सल रिलेशन। और ऐसा रिलेशन जिसके अंदर हर एलिमेंट अपने आप से मतलब रखता हो, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। बेटा रिलेशन का ही मतलब इनवर्स। सर इनवर्स का मतलब, अब आओ हिंदी में समझाता हूं पहले इसको क्या बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम संबंध। क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्रतिलोम संबंध। चलो सर प्रतिलोम संबंध तो आपने बता दिया, चलो इसकी डेफिनेशन समझाओ। इनवर्स रिलेशन इज सीन, जहां वहां देखा जाता है इनवर्स रिलेशन, व्हेन अ सेट हैज एलिमेंट विच आर इनवर्स पेयर ऑफ अनदर सेट। इनवर्स पेयर मतलब ए का बी के साथ, तो बी ए के साथ भी रिलेट होना चाहिए। ए बी से रिलेट है तो सी डी से, देन द इनवर्स रिलेशन विल बी आर इनवर्स। रिलेशन को किससे डिनोट करेंगे? इनवर्स रिलेशन को आर का इनवर्स। इस तरीके से आर की पावर माइनस, इसको क्या पढ़ेंगे? आर इनवर्स पढ़ेंगे। तो बी ए से हो जाना चाहिए और सी डी से हो जाना चाहिए, इस इनवर्स रिलेशन इसको बोलते हैं। आई बात समझ में? जैसे समझाता हूं मैं आपको इनवर्स रिलेशन की अच्छे से कहानी। जैसे अगर मैं दो एलिमेंट लेता हूं 1 2, इधर लिया ए बी, तो बेटा ए 1 ए के साथ 2 बी के साथ, ये रिलेशन हो गया आर। तो सबने आर रिलेशन क्या लिखा आपके सामने? 1 ए के साथ जोड़ दिया और 2 बी के साथ जोड़ दिया। अब आपने बोला कि सर इस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन स्टेबल करो। लो बेटा इनवर्स रिलेशन मतलब आर इनवर्स स्टेबल कर देंगे, तो आर इनवर्स में क्या हो जाएगा? ए 1 के साथ आ जाएगा, बी 2 के साथ आ जाएगा, मतलब ए 1 के साथ आ गया और बी 2 के साथ आ गया। ये हो गया इनवर्स रिलेशन, ये हो गया रिलेशन। आई बात समझ में? तो अब तक आपने वॉइड रिलेशन पढ़ा है, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा है, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा है, और ये क्या पढ़ लिया हमने? इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध पढ़ लिया। अब आपको थोड़ा
कॉन्सेप्ट वाइज ज़्यादा समझना है कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। डेफिनेशन क्या होता है, कुछ भी चीज़ें होती है ना, वो कभी कभी अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो उसका नाम ही उसकी डेफिनेशन दे देता है। जैसे इन्वर्स का मतलब समझाया, इन्वर्स का मतलब क्या समझ में आया, इन्वर्स कर देना है। ए से बी है तो बी से ए कर देना है, 1 से 2 था तो 2 से 1 कर देना है। आई बात समझ में। इन्वर्स का मतलब आइडेंटिटी का मतलब हर आदमी अपने आप से एक पहचान रखता है, उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट हर किसी से रिलेशन रखता है, उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके सामने आ रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेटा मैं एक ही बार इन रिफ्लेक्सिव जो भी वर्ड, 3 रिलेशंस के टाइप आने वाले हैं उनका मैं हिंदी में समझा देता हूं कि उनको क्या बोलते हैं। एक बार देखो इधर, सर ने आपके सामने लिखा एक रिफ्लेक्सिव, क्या लिखा, रिफ्लेक्सिव। चलो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड सर लिख रहे हैं आपके सामने सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। और थर्ड लिख रहे हैं सर आपके सामने ट्रांजिटिव, क्या लिख रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव नाम पता चल रहा है कि आपका रिफ्लेक्स आपको दिखे, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती संबंध। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिवर्ती संबंध। आई बात समझ में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हिंदी मीडियम के बच्चे क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं सममित, क्या बोलते हैं, सममित संबंध। ऐसा संबंध जो सममित हो, सिमेट्रिक हो। और ट्रांजिटिव को हम बोलते हैं संक्रामक, क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ हिंदी में समझ में आ गई है। अब से रिफ्लेक्सिव बोले तो हिंदी मीडियम वालों प्रतिवर्ती समझना, सिमेट्रिक बोलूँ तो हिंदी मीडियम वालों सम्मित समझना, और ट्रांजिटिव बोलूँ तो संक्रामक समझ लेना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। चलो ये तीनों आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो, रिफ्लेक्सिव मतलब होता है प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिफ्लेक्स कितने तेज है। इन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एवरी एलिमेंट मैप्स, एवरी एलिमेंट मैप्स टू इटसेल्फ। आई बात समझ में। हर एलिमेंट अपने आप से क्या बनाना चाहिए, मैप्स बनाना चाहिए, अपने आप से रिलेशन रखना चाहिए। याद रखो अपने आप से रिलेशन वाला एक और रिलेशन बताया था, आइडेंटिटी रिलेशन भी बताया था ना। फॉर एग्जांपल कंसीडर अ सेट ए 1,2। देखो आपके सामने सेट ए लिया मैंने 1,2। बेटा सेट ए का, सेट ए के साथ, इसको मैं यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है, सम्मित बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये बोल देते हैं सम्मित संबंध। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस हो गया लिखने के लिए, देखते जाओ। बेटा सर सेट ए ने, सेट ए को सर ने सेट ए के ही साथ एक रिलेशन स्टेबल किया। चलो ऑर्डर पेयर कैसे बन सकते हैं, 1 का 1 के साथ बन सकता है, तो रिलेशन में बना रहा हूँ 1 का 1 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, 1 का 2 के साथ बन गया। 2 का 1 के साथ बना सकता हूँ सर, 2 का 1 के साथ बना सकते हो, और 2 का 2 के साथ बना सकते हो। आई बात समझ में। तो ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट अपने आप के साथ मैपिंग होता है, मैपिंग होता है, ऐसे रिलेशन को सर ने क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला था। तो मतलब 1,1 और 2,2 के बीच में रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिया जाता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन विल बी 1,1,2,1, 1,2,2,2। तो देयर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, जब ए का ए से रिलेशन हो। ऐसा भी समझ सकते हो आप। रिफ्लेक्सिव, बेटा रिफ्लेक्स कब आता है, जब आप अपने आप को कांच के अंदर देखते हैं, आईना या मिरर के अंदर देखते हैं। तो क्या होता है कि अगर मैं मिरर के अंदर अपने आप को दिख रहा हूँ, मैं अपने आप को ही देख पाता हूँ, मेरी ही शक्ल दिखती है। मिरर यूज ही अपन इसलिए करते हैं कि अपन अपने आप को देख सके। अब अपने आप को देख सके तो मतलब मेरी फोटो मेरे को ही दिख रही है, मेरी फोटो मेरे को ही दिख रही है, मेरी फोटो मेरे को ही दिख रही है, मतलब मैं अपने आप के साथ रिलेशन स्टेबल कर रहा हूँ। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन या प्रतिवर्ती संबंध बोलते हैं। आई होप आपको ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको समझ में आ चुका है कि कब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, जब हर एलिमेंट खुद के साथ मैपिंग करे, मतलब मैपिंग बनाए, मतलब ऑर्डर पेयर बनाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है बेटा आपके सामने सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को अभी भी सर ने समझाया था, हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। क्या बोलते हैं, सममित। बेटा सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर आप जैसे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस आपने देखा है एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस के वर्ड्स को उल्टा लिखते हैं तो हमें वो कांच में सीधा दिखाई देते हैं। अगर मान लो कि जैसे अगर मैंने ये मिरर रखा, ये मिरर मैंने यहाँ पे रखा,
ठीक है। तो मिरर मैंने यहाँ पे रखा, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची इस तरीके से, तो बेटा वो लाइन आपको मिरर के अंदर कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही होगी। हाँ सर, हमें कुछ इस तरीके से ही दिखाई दे रही होगी। तो ये मिरर के रिस्पेक्टिव सिमेट्री हुई क्या? हाँ सर, जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है। सिमेट्री का मतलब तो ये समझ में आया। अब यहाँ पे सिमेट्री को कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं अपन। तो सिमेट्री का यूज के लिए उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सममित संबंध के लिए। इन अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए इक्वल्स टू बी, अगर दो सेट है ए इक्वल्स टू बी, ये ट्रू, ये सच होगा। कब सच होगा? देन बी इक्वल्स टू ए, मतलब अगर ए से बी में देख रहा हूं तो बी से ए भी होना चाहिए, तभी क्या बनेगी? सिमेट्री बनेगी। आई बात समझ में? जैसे सुनो कि अभी अभी आपको सामने सर ने कुछ रिलेशन लिखवाया कि सेट ए बनाया था 1 1, फिर बनाया था 1 2, फिर बनाया था 2 1 और एक बनाया था 2 2। तो बेटा ये 1 1 और 2 2 तो मेरे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऑर्डर पेयर। हाँ सर, लेकिन 1 से 2 में और 2 से 1, 1 से 2 में, 2 से 1, अगर सेट ए का पहला एलिमेंट दूसरे सेट मतलब सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग बनाए तो सेट 2 का पहला एलिमेंट इसके साथ मैपिंग बनाना चाहिए। मतलब अगर ए से बी है तो बी से ए होना चाहिए, 1 से 2 है तो 2 से 1 होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ए रिलेशन बी ये इंप्लाइज होगा कब? जब बी रिलेशन ए हो। सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करनी चाहिए? सेट ए से बिलोंग करने चाहिए। अगर 1 1 और 2 2 आया तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ सर, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ सर, 1 से 2 और 2 से 1 एक सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में आपको? हाँ सर, एकदम समझ में आ गई। आपको समझ में आ चुका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अब बेटा आपके सामने एक जोरदार चीज आई है जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। हिंदी में सर इसको क्या बताया था? इसको हिंदी में सर ने बताया था संक्रामक संबंध बताया था। देखते जाओ ट्रांजिटिव रिलेशन। बेटा इस बार क्या होगा, अगर मान लो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ रियल लाइफ प्रॉब्लम का, कि ये 3 लोग हैं आपके सामने, ठीक है, 1 2 और 3। अब सुनो, ये है ए भाई, ये मेरा है बी भाई, ये है मेरा सी भाई। सर आपको पता लगा कि सेट बी मतलब जो बी आदमी बी है वो ए का भाई है। क्या है? भाई है, ब्रदर है, ब्रो है, मतलब बी ए का भाई है। फिर आपको एक बात और पता लगी कि जो साला बी है ना वो इस सी का भी भाई है, मतलब सी का भी ब्रो है। तो बेटा एक बात बताओ, क्या सी ए का भाई होगा क्या? इट इज मैंडेटरी कि सी भी ए का भाई होगा ही होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को लगा दो अपने ट्रांजिटिव रिलेशन में, कि अगर ट्रांजिटिव रिलेशन में एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है, तो इट इज मैंडेटरी दैट रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव, कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। इसके लिए एक्स वाई से, वाई जेड से, तो जेड एक्स से रिलेट होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को सर ने क्या बोला है? ट्रांजिटिव रिलेशन बोला है। देखो ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी, देन इट इज मैंडेटरी कि ए बी सी से रिलेट होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं या फिर संक्रामक संबंध बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैंने 3 वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब एक वो प्रतिवर्ती संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। बेटा 12th क्लास की एनसीईआरटी, अभी बता दूं, सीबीएसई, आरबीएसई, जो भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड का बच्चा है, आईसीएसई, कोई फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर 1 12th क्लास के एनसीईआरटी में पहला चैप्टर आता है रिलेशन फंक्शन। और हमेशा हर बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि आपको ये प्रूफ करना होता है, कोई कंडीशन गिवन होती है कि ये रिलेशन, ये जो रिलेशन है वो क्या है? ये इक्वलेंस रिलेशन है, ये स्वतुल्य संबंध है। इक्वलेंस रिलेशन क्या बोलते हैं? इक्वलेंस रिलेशन, आगे सुनो मेरी बात। इक्वलेंस रिलेशन आ रहा है बेटा, सबने क्या क्या बताया? एक तो बताया सर आपने रिफ्लेक्सिव बताया, ठीक है सर। फिर उसके बाद आपने एक सिमेट्री के बारे में भी बताया, सिमेट्रिक रिलेशन बताया। उसके बाद सर आपने एक ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में भी बताया। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, उसी के साथ वो सिमेट्रिक भी हो और उसी के साथ वो ट्रांजिटिव भी हो, ऐसा कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो एक टाइम पर तीनों को रिप्रेजेंट करे, तीनों कंडीशनों को फिलफिल करे, तो इस टाइप में क्या बन जाता है? सब इक्वलेंस हो जाता है, सब स्वतुल्य हो जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। क्या बोलते हैं? स्वतुल्य
संबंध बोलते हैं। ऐसा रिलेशन, इन अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, इट इज नोन एज द इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल भी आपको सर समझाएंगे। चलो आगे बढ़ो बेटा। अब सुनो, इसका एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। जैसे लेट अस अज्यूम बेटा कि मेरे पास एक लाइन है L1 और मेरे पास इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है L2, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो चलो हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। पहला, रिफ्लेक्सिव कब होता था? जब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेशन रखता हो। यहाँ पे रिलेशन सर ने बोला है L1 परपेंडिकुलर L2। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंबवत बोलता है, वो होता है। उसमें क्या होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर अगर 90 डिग्री पर प्रोजेक्शन रखती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। बेटा लाइन L1 क्या अपने ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है? क्या कोई भी लाइन अपने ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है? अगर नहीं हो सकती सर, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है रिलेशन। और सुनो, लाइन L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, हाँ सर। तो बेटा L2 भी तो L1 पर परपेंडिकुलर है। A से B रिलेशन हो तो B से A में रिलेट होना चाहिए, सिमेट्री बननी चाहिए, ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक बोलते हैं। हाँ सर। सर मतलब L1 परपेंडिकुलर L2 एंड L2 परपेंडिकुलर L1 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ट्रांजिटिव के लिए कोई तीसरी लाइन लेके आता हूं मैं, आपके सामने थर्ड लाइन लिया है, ये L3। बेटा L1 परपेंडिकुलर L2, यस सर। ट्रांजिटिव में ये तो होता है ए बी से रिलेटेड हो, फिर बी सी से रिलेटेड हो, तो इट इज मैंडेटरी सी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, हाँ सर। L2 L3 पर परपेंडिकुलर है, हाँ सर। सर लेकिन L3 L1 पर परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है, ये तो दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसी तरीके से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। ये जवाब आप कब दे पाओगे? जब आपको डेफिनेशंस एकदम क्लियर होगी। आई होप आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का, मैंने ऐसी कोई लैंग्वेज या फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल यूज़ नहीं किया है जो आउट ऑफ बॉक्स रहा हो। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनको जितनी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना आप जनरली सीखोगे चीज़ों को, जैसे रिफ्लेक्सिव को अपन क्या बोल रहे हैं, सिमेट्रिक को अपन क्या बोल रहे हैं, इन्वर्स को अपन क्या बोल रहे हैं, जितना आप जनरलाइज करके सीखोगे उतनी ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट होंगे। बहुत सारे सवाल आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा अब का, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। बेटा आपने नाम बहुत बार सुना होगा इन चीज़ों का, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, लेकिन पूरी एनसीईआरटी 11th क्लास 12th क्लास 10th क्लास से पहले की मैं बात भी नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब पूरी मैथमेटिक्स के अंदर पर्टिकुलर अलग से चैप्टर बना के इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ाया जाता, इन कॉन्सेप्टों को नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत कम ही टीचर होते हैं जो बच्चों को, स्कूल वाले बच्चों को ये चीज़ें बताते हैं। हम इन चीज़ों को एडवांस लेवल पे कंप्लीट करने वाले हैं। हम जेई मेंस लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे और एडवांस के लिए हम अलग से सेशंस रखेंगे। तो अब आप हमारे सामने बहुत अच्छे से बैठिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और थोड़ा पूरा अपना जो भी फोकस है उसको खींच के लाइए और यहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि डोमेन, रेंज और कोडोमेन को जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट आपने इस तरीके से शायद कहीं नहीं पढ़ा होगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सबसे अच्छा पढ़ा हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूँ। बेटा ये सुन लो आप, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों सुनो, डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत। अब से नहीं बोलूंगा, डोमेन बोलूंगा। आपको भी क्या बोलना है? डोमेन। रेंज को बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। आई बात समझ में? और इसको बोलते हैं परास। याद रहेंगे तीनों वर्ड, प्रांत, परिसर और परास। सुनते जाओ, इसको हटाओ, डेफिनेशन को मैं समझाता हूं तुम्हें। आप एक बात मानते हो कि पूरी दुनिया जहान की जो भी मशीन्स बनी है, मशीनरी बनी है, वो सारी की सारी मैथ के बिना पॉसिबल नहीं है? हाँ सर, मैथ के बिना पॉसिबल नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक मशीन है। ये क्या है? मेरे पास एक मशीन है। सर ये आपने एक मशीन बनाई। मशीन मतलब एक फंक्शन। मशीन का मतलब क्या समझोगे? अब से एक फंक्शन समझोगे। फंक्शन का मतलब होता है हिंदी में फलन। क्या होता है? फलन। चैप्टर का नाम क्या था अपना? सेट, रिलेशन, फंक्शन। देखो सेट अपने डिस्कस कर लिया, रिलेशन हमने इस क्लास से पहले तक पढ़ा दिया, और अब अपन एंट्री किस में कर रहे हैं? फंक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेईई मेंस के अंदर डोमेन, कोडोमेन और रेंज से बहुत सारे सवाल आते हैं हर साल, और अगर आपको इनकी कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आपको अप्रोच करने में बहुत आसान रहेगा। सर ने क्या बोला कि एक फंक्शन होता है एक मशीन।
मशीन को सर फंक्शन को f से डिनोट करते हैं और सर ने ये बोल दिया कि ये x है। ये बेटा x जो होता है इसको बोलते हैं अपन वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वेरिएबल बोलते हैं इसको। अब वेरिएबल का भी मतलब होता है जो बदले, जो थोड़े टाइम पर बदलने पर फंक्शन की वैल्यू बदल जाए। एग्जांपल सुनो मेरी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बेटा ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ सर देखो, अगर मैं सर x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आएगा 0। सर अगर x बराबर -1 रखा तो y बराबर कितना आएगा +1। सर x बराबर +1 रखा तो y बराबर कितना आएगा +1। देखो आप क्या कर रहे हो, वैल्यू चेंज कर रहे हो तो आपको अलग अलग वैल्यू मिल रही है क्या? हाँ सर अलग अलग वैल्यू मिल रही है। तो मशीन एक फंक्शन होता है। अब सुनो बेटा, आपके सामने आपके ऊपर आसपास कहीं एक फैन लगा हुआ होगा। हाँ सर, उस फैन के पास में आपका एक स्विच होता है जिसको आप चालू करते हो और वो फैन चलने लग जाता है। फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है कि फैन क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपने प्लग इन किया, बिजली गई उसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब उसके अंदर आपने क्या डाला, बिजली डाली और आपको हवा मिली। यही होता है फंक्शन का मतलब समझ लो। हर मशीन का मतलब होता है कि उसमें कुछ इनपुट डालो, उसमें कुछ इनपुट डालो तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। जैसे मोबाइल आप अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर रहे होंगे, मोबाइल के अंदर इनपुट क्या होता है, डेटा का प्लान होता है और रिचार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका फ़ोन का चार्जर। तो आप इनपुट करते हो, उसके बाद हम क्या क्या सुन सकते हैं उसमें, वीडियो देख सकते हैं हम, आउटपुट। वीडियो क्या है, एक वीडियो देखना क्या है, एक आउटपुट हुआ। गाने सुनना क्या हुआ, एक आउटपुट हुआ। आई बात समझ में? तो मशीन के अंदर एक इनपुट होता है, मशीन उसको प्रोसेस करती है और उसके बाद कोई ना कोई आउटपुट बनाती है। तो एक मशीन के अंदर जो भी इनपुट होता है, एक मशीन के अंदर जो भी इनपुट होता है, अब बेटा इनपुट एक तो नहीं होगा, इनपुट को बदल सकते हैं। मतलब सेट बोल दूं मैं, एक ग्रुप बोल दूं मैं इनपुट का। हाँ सर ग्रुप बोल सकते हो। तो एक फंक्शन के अंदर जो इनपुट होता है, उस इनपुट को हम अपनी लैंग्वेज में आज से क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे डोमेन बोलेंगे, इसको हम प्रांत बोलेंगे। आई बात समझ में कि किसी फंक्शन के अंदर जो भी इनपुट हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट या डोमेन बोलेंगे। अब तुमने इनपुट डाला, वो याद करो मशीन जिसके अंदर अपन आलू डाल देते और सोना निकलता था, वो वाली मशीन नहीं, वो सिर्फ फालतू वाली बात होती है। यहाँ पे सुनो, अगर किसी मशीन में इनपुट डाला तो उसको डोमेन बोलते हैं। फंक्शन ने इसको प्रोसेस किया, इसके अंदर कुछ ना कुछ मैनिपुलेट किया और आपको एक क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया। आउटपुट को ही क्या बोलते हैं हम, रेंज बोलते हैं। आउटपुट को ही हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो एक मशीन के अंदर जो भी सेट ऑफ वैल्यूज होती है वेरिएबल की, उसको हम डोमेन बोलते हैं। उसके बाद मशीन हमको कुछ आउटपुट बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, हम रेंज बोलते हैं। जैसे एक बार सुनो, 0 -1 +1, ये दिख रहा है आपको 0 -1 +1, ये सारे के सारे इनपुट डाले आपने, इनपुट डाले तो ये सारे क्या हो गए, डोमेन हो गए। इसके बाद आपको क्या क्या मिला, आउटपुट मिला 0 1 1, ये क्या हुई, मेरी रेंज हुई। सर आपने कोडोमेन तो समझा ही नहीं। चलो बेटा अब एग्जाम्पल से मैं कोडोमेन समझाता हूँ। बेटा आपके सामने मैं कुछ सेट बनाता हूँ, सेट ए और ये सेट बी। इसमें मैंने लिया 1 2 3 और मैंने इधर ले लिया ए बी सी डी, ठीक है, एक ई भी ले लो। चलो सर आपने सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन स्टेबल किया आर। आपने क्या किया सर, मैपिंग कर दी। ए को 1 से किया, 2 को सी से किया और 3 को ई से कर दिया, ठीक है। अब देखते जाओ, तो सर इसके ऑर्डर पेयर बनाओ, ए क्रॉस बी, इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। अब देखते जाओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने क्या किया, 1 को ए के साथ, 2 को सी के साथ और 3 को ई के साथ आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया। सर कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलूं या फिर मशीन बोलूं, डोमेन बोलूं और रेंज बोलूं, सारी की सारी बातों को मैं अब आपके सामने समराइज कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं इस चीज को। तो अगर किसी रिलेशन आर में कोई फंक्शन बन रहा है तो पहले के पहले मतलब सारे इनपुट की वैल्यू, सारे इनपुट यही है क्या, 1 2 3, 1 डाला तो ए मिला, 2 डाला तो सी मिला, 3 डाला तो ई मिला। तो सारे इनपुट को सर क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। अगर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट ए से सेट बी में ए क्रॉस बी हो रहा है तो सारे के सारे सेट ए के एलिमेंटों को अपन डोमेन कंसीडर करते हैं। आई बात समझ में, डोमेन कंसीडर करते हैं। तो 1 2 3 ये सारे के सारे क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या, ए 2 3, तो ये क्या हो गए मेरे 1 2 3, यही तो मेरे सेट ए है। ये देखो हाँ सेट ए है, इसी को तो सर ने क्या बोला, डोमेन बोला। अगर सुनो आई बात समझ में, इनपुट डाला तो आउटपुट डोमेन कैसे मिला। अब देखो, अब आपने क्या बोला, ए क्रॉस बी में बी, सर सेट बी के सेकंड है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई।
अगर किसी फंक्शन में आपने कोई सेकंड एलिमेंट, सेकंड जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। आई बात समझ में? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में सेट ए के सारे एलिमेंटों को डोमेन बोलते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सेकंड एलिमेंट है उनको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। मैंने देखो पूरे एलिमेंटों को रेंज नहीं बोला है, मैंने सिर्फ उन्हीं एलिमेंटों को रेंज में लिया है जो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन रही है। लेकिन सर यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे भी हैं बी और डी जो किसी की इमेज नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा सेट है इसको क्या बोलेंगे सर, कोडोमेन बोलेंगे। आई बात समझ में? मतलब जो रेंज होती है वो कोडोमेन का ही एक क्या होती है, सबसेट होती है। याद रहेगी ये बात। तो सेट बी के सारे एलिमेंट ए बी सी डी ई, सारे के सारे एलिमेंटों को, सेट को क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन बोलते हैं। और वो एलिमेंट जो किसी ना किसी के साथ मैपिंग हो रखी है ए सी ई, वो सारे एलिमेंटों को रेंज बोलते हैं। लेकिन सेट ए के जो सेट ए होता है उसके सारे एलिमेंटों को अपन ने डोमेन बोला, सेट बी के सारे एलिमेंटों को कोडोमेन बोला, सेट बी के वो एलिमेंट जो किसी ना किसी के साथ मैपिंग कर रखे हैं उसको सर ने रेंज बोला। आई होप आपको डोमेन, कोडोमेन, मशीन, इनपुट, आउटपुट सब कुछ समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमारे जो भी स्टैंडर्ड काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन, उसके अलावा सिग्नम फंक्शन हो गया हमारा, मॉड्यूलस फंक्शन हो गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, जो भी हमारे फंक्शंस के टाइप होते हैं उन फंक्शनों की हम डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। हम ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे बेटा। ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ के थ्रू हम डोमेन रेंज बताएंगे और डोमेन रेंज के बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ में आ चुका है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन समझ में आ चुका है। तो इसी के साथ आज के लिए यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम करेंगे। तो मैं हूं विमल कुमार फ्रॉम FB4I क्लासेस जयपुर से। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।